बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है, ये थोड़ा सा ब्रीफली अप्लाइड न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो एक्चुअली अप्लाइड न्यूट्रिशन होती क्या है। न्यूट्रिशन, अगर हम अप्लाइड का लफ्ज़ हटा दें और सिर्फ न्यूट्रिशन को देखें तो न्यूट्रिशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को यूटिलाइज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए वो फूड को इसलिए यूटिलाइज़ करते हैं ताकि बॉडी की ग्रोथ हो, बॉडी की डेवलपमेंट हो, बॉडी को नरिशमेंट मिले। नरिशमेंट इन अ सेंस कि उसकी ग्रोथ हो, उसकी डेवलपमेंट हो और सारी की सारी जो है वो उस न्यूट्रिशन से उसका हेल्थ स्टेटस क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये एक हेल्दी बॉडी के लिए ये नेसेसरी होता है कि वो हेल्दी डाइट भी लें। बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं, बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डाइट जो है वो हेल्दी नहीं होती। ठीक है, बहुत से ऐसे गरीब ममालिक हैं जहाँ पर हेल्दी डाइट नहीं मिलती, जिसकी वजह से अगर वहाँ के लोगों को या वहाँ के बच्चों को देखा जाए तो वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो है वो एडिक्वेट या सफिशिएंट अमाउंट में वो डाइट नहीं ले रहे, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो उनकी बॉडी की डेवलपमेंट, ग्रोथ और नरिशमेंट नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा वीक और वेट लॉस और बहुत सारी कंडीशंस या न्यूट्रिशनल रिस्क्स उनके साथ क्या होते हैं, उनकी बॉडी के साथ एसोसिएट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम अप्लाइड न्यूट्रिशन की बात करें तो अप्लाइड का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ जो अप्लाई हो। ठीक है, यानी कि अप्लाइड न्यूट्रिशन इंक्लूड्स द प्रैक्टिकल अप्रोचेस, सारी की सारी प्रैक्टिकल अप्रोचेस को वो इंक्लूड करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन ने तो हमें ये बता दिया कि ये जो है वो ये फूड कार्बोहाइड्रेट रिच है, ये प्रोटीन है, ये फ़ैट है, ये जो है वो हमें इतना इनकी डेली रूटीन में हमें इन फूड्स का इतना अमाउंट अपनी डाइट में लेना है। ठीक है, ये तो हमें न्यूट्रिशन ने बता दिया। लेकिन अप्लाइड क्या है, अप्लाइड जो है वो उसकी एप्लीकेशंस को डेली लाइफ में हम देखेंगे। ठीक है, कि किस तरह से अगर नर्सिंग के प्रोफेशन के हवाले से देखा जाए तो नर्सिस को पता होना चाहिए कि कौन से पेशेंट को कौन सी डाइट देनी है। ठीक है, कौन सी डाइट जो है वो उन पे अप्लाई होगी, तो ये सारी चीज़ें। और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उस पे उसको कौन सी न्यूट्रिशन देनी है, उसको जो है वो ग्लूकोज का कितना अमाउंट देना है, क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो ये सारी जो है वो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास अप्लाइड न्यूट्रिशन में। ओके, अब अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी ग़िज़ा में मौजूद होते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करती है ताकि वो जो है वो हमारी बॉडी फंक्शन प्रॉपर कर सके और हमारी हेल्थ का स्टेटस जो है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, अब उन न्यूट्रिएंट्स में भी टाइप्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो कि हमें ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, और माइक्रो वो जो कि स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर हैं। ठीक है, अब मैक्रो में हमारे पास आ गया कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ठीक है, और माइक्रो में हमारे पास आ गए वाइटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, तो अगर हम अब न्यूट्रिशन को नर्सिंग की अप्रोच से देखें या नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूट्रिशन एक्चुअली, जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो वहाँ हम डाइटिशियन का जिक्र ज़रूर करते हैं। ठीक है, डाइटिशियन कौन होता है? डाइटिशियन एक ऐसा पर्सन होता है या एक ऐसा एक्सपर्ट होता है जिसको न्यूट्रिशन और फूड के बारे में पता होता है। ठीक है, ये इस फूड में जो है वो इतने न्यूट्रिशंस हैं तो इस पेशेंट को ये फूड रिकमेंड करना है। ठीक है, जबकि अगर हम नर्सिस को देखें तो नर्सिस डाइटिशियंस नहीं होते। ठीक है, नर्सिस फिजिशियंस भी नहीं होते, लेकिन नर्सिस जो है वो इन दोनों के दरमियान एक अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है, नर्सिस डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट के क्लोज़ होते हैं और साथ ही नर्सिस जो है वो उनके न्यूट्रिशनल केयर में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो नर्सिस जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पेशेंट्स की डाइट में और पेशेंट्स की न्यूट्रिशन में।
ठीक है। तो नर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं किस लिए? नर्सेस इसलिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो क्या करें, वो पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो उनकी डाइट के पैटर्न को देखती हैं, ठीक है। वो उनकी हेल्थ स्टेटस को असेस करते हैं और फिर उसके बाद वो ये बताते हैं कि आया ये पेशेंट जो है इसे कौन सी बीमारी है, ये माल न्यूट्रिशन है इसे, या ये जो है वो कोई और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इसके साथ हुआ है, ठीक है। वो सारी फिज़िकली और सारी जो है वो असेसमेंट करके वो आगे फॉरवर्ड करती हैं इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अब ये न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग क्या होती है? न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग जो है वो कुछ वेरिएबल्स को देख के, अगर कोई पेशेंट है तो उसके कुछ वेरिएबल्स को देखकर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका न्यूट्रिशनल या उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ पेशेंट्स अगर माल नरिश्ड हैं, माल नरिश्ड का मतलब कमज़ोर सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो पहले से माल न्यूट्रिशन है उसे, ठीक है। या फिर कोई पेशेंट है जिसे माल न्यूट्रिशन हुआ नहीं है अब तक, लेकिन वो एट अ रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन है, यानी कि बॉर्डर लाइन पर है, उसको रिस्क फैक्टर है कि उसे हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी न्यूट्रिशनल असेसमेंट होती हैं और फिर उसके बाद ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि अब इस पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। तो अगर हम स्क्रीनिंग टूल्स को देखें तो वो हमारे पास एक आते हैं अनइंटेंशनल वेट लॉस, क्योंकि जब कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो नर्स जो है वो उसकी केयर करती है, उसके जो है वो लुक आफ्टर करती है, उसकी हर एक चीज़ के ऊपर नर्स का ध्यान होता है, ठीक है। और नर्स को सारी रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करनी होती है। तो नर्सेस जो है वो ये ऑब्जर्वेशन में आती है बात, वो ज़रूर ये ऑब्ज़र्व करेंगी कि जो उसका जो वेट है पेशेंट का, वो अगर एक दिन 50 है तो दूसरे दिन वो 48 हो रहे हैं, फिर जो है वो 46 हो रहा है, फिर 44 हो रहा है, यानी अनइंटेंशनली वो लॉस होता चला जा रहा है, जिसको हम अनयूजुअल वेट लॉस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अनइंटेंशनल वेट लॉस होगा। एपिटाइट यानी उसकी भूख को देखा जाएगा, उसे भूख लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है। बाज़ औक़ात तो दिल नहीं चाहता, लेकिन बाज़ लोगों को भूख ही नहीं लगती, या कुछ को लगती है बहुत ज़्यादा और कुछ को लगती ही नहीं है, ठीक है। फिर हम उसका देखेंगे BMI। BMI इज़ बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, वेट और हाइट का रेशियो है। और ये बता भी दिया था आपको कि जो है वो नॉर्मल कितना होता है, अंडर वेट कौन होंगे, ओवर वेट कौन होंगे, और फिर ओबीज क्लास 1 और क्लास 2, ठीक है। दैन जो है वो उसकी डिसीज़ सीवियरिटी को देखा जाता है कि अगर उसे कोई बीमारी है तो वो किस नौयत की है और किस हद तक है, ठीक है। फिर उसकी एज को देखा जाएगा। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो डिमेंशिया है। डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ थॉट्स, यानी कि भूलने की बीमारी होना, बार बार चीज़ों को भूल जाना। तो जाहिर सी बात है जब हमारे दिमाग में सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगी, जब हमारे पास जो है वो एक जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हमारे ब्रेन को एनर्जी नहीं पहुंचेगी, तो वो वर्क करना भी छोड़ देगा। जब वो उसकी वर्किंग स्लो हो जाएगी तो फिर न्यूरॉन्स पर भी इफ़ेक्ट आएगा और ये सीधा जो है वो हमारी मेमोरी पर इफ़ेक्ट जाएगा और मेमोरी लॉस हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास एक और पॉइंट ये है कि जॉइंट कमीशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हेल्थ केयर स्टेटस को, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हेल्थ केयर स्टेटस को क्या किया था, सेट किया था और ये प्रिडिक्ट किया था कि जो नर्सेज हैं जब पेशेंट एडमिट होता है तो वो विदिन 24 आवर्स क्या करें, विदिन 24 आवर्स आफ्टर एडमिशन, यानी कि आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जब पेशेंट जो है वो एडमिट होता है, ठीक है, तो आफ्टर 24 आवर्स क्या करना है, आफ्टर 24 आवर्स जो है वो उसकी स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स क्या करनी है, उसकी स्क्रीनिंग करनी है, यानी कि उसके इस हेल्थ स्टेटस को देखना है। अब जब भी स्क्रीनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो आपने समझ जाना है कि स्क्रीनिंग पैरामीटर्स कौन से हैं भाई। वेट देखना है, उसकी एपिटाइट को देखना है, BMI देखना है, डिसीज़ सीवियरिटी देखनी है, एज को देखना है और फिर ये देखना है भूलने की बीमारी है या नहीं है। और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं, ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं वो ये हैं। तो स्क्रीनिंग पैरामीटर्स ये होते हैं जो एक नर्स जब उसके पास पेशेंट आता है तो वो इन पैरामीटर्स को देखते हुए उसकी हेल्थ स्टेटस और उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को क्या करता है, असेस करता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस देखें तो ये भी नर्सेस का ही काम है। वो क्या करती हैं, वो केयर करते हैं। वो केयर किस तरह से करते हैं, न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस
लाइक द नर्सिंग प्रोसेस, न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ठीक है, यूज टू एवेल्युएट एंड ट्रीट न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये अगर न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हल करने के लिए या उसका सोल्यूशन देने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस। इसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है, जो मैं बता चुकी कि स्क्रीनिंग किस तरह से करनी है। जब स्क्रीनिंग हो गई तो स्क्रीनिंग के बाद होता है न्यूट्रिशन असेसमेंट, यानी कि हमने स्क्रीनिंग कर ली, वेट देख लिया, उसकी एपेटाइट देख ली, उसका बीएमआई देख लिया, उसकी मेंटल स्टेटस देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो है वो न्यूट्रिशनली उसको असेस किया जाएगा, उसकी असेसमेंट दी जाएगी कि अब इसकी असेसमेंट क्या है, ठीक है, कि मतलब कि हम किस नतीजे पर पहुँचे। उसके बाद जब उसको असेस कर लिया जाएगा, अब उसको डायग्नोस करना है, ठीक है, अगर कोई बीमारी है तो फिर उसको डायग्नोस करने के लिए टेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है, ठीक है। उसके बाद इंटरवेंशन, यानी कि हमने क्या करना है, उसका इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट, थेराप्यूटिक थेरापीज़ वगैरह की तरफ जाना है, ठीक है, कि अगर ये बीमारी डायग्नोस हो गई है तो अब भाई इसका हल क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसको एवेलुएट कर देना है सारा कुछ, न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन, ठीक है। फिर जो है वो न्यूट्रिशन को मॉनिटर करना है कि ये न्यूट्रिशन आपने लेनी है, ठीक है, डाइट को मॉनिटर कर देना है कि ये डाइट लेनी है, ठीक है, और एवेल्युएट कर देना है, सही है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, देन असेसमेंट होगी, पहले तो स्क्रीनिंग हो गई, ठीक है, उसके बाद के जो 4 स्टेप्स हैं वो ये हैं कि आपने असेसमेंट करना है, देन डायग्नोसिस की तरफ जाना है, डिसीज़ डायग्नोस हो गई तो अब उसका हल क्या है, हल देना है, हल देने के बाद फिर जो है वो उसको न्यूट्रिशन बतानी है कि ये आपने लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अप्लाइड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स, अब जब कभी भी डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स का नाम आए या DRI का नाम आए तो आपने समझ जाना है कि ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स जो है वो हमारे पास 4 मज़ीद डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो डाइटरी रेफरेंस इंटेक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, ये जो है हमारे पास एडिक्वेट इंटेक बताता है कि इतनी अमाउंट में जो है वो फूड लेना है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को इतनी अमाउंट में फ़ूड लेना है। ये एक्चुअली हमें बताता है कि अब अगर कोई हेल्दी फूड है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसे लेते चले जाएंगे और लेते चले जाएंगे, ठीक है। अगर एप्पल की रिक्वायरमेंट एक है, अगर वो भी हर इंसान की अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो कितना उसको एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब अगर एक बंदा एक एप्पल अगर उसकी रिक्वायरमेंट है और वो हेल्दी फूड समझ के जो है वो ओवर ईट कर रहा है तो ये भी फिर नुकसान है, ठीक है। तो जो है वो एडिक्वेट इंटेक, यानी कि एडिक्वेट इंटेक का क्या मतलब है, यानी कि कितनी हद तक जो है वो हमने उस फूड को लेना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 4 न्यूट्रिएंट बेस्ड रेफरेंस वैल्यूज़ हैं। पहली है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, दूसरी है एडिक्वेट इंटेक, तीसरी है टॉलरेबल अपर इंटेक लेवल और चौथी है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। ये 4 आपको याद होनी चाहिए। पहली जो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, उसको RDA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? RDA, ठीक है, इसे जो है वो RDA भी कहा जाता है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हमारे पास एक ऐसी एवरेज डेली डाइटरी इंटेक लेवल है जो कि हमारी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, ठीक है। अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक वैल्यू बता दी जाएगी कि इतने कार्बोहाइड्रेट आपने लेने हैं, ठीक है, दिन में आपने क्या है कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा इतना कार्बोहाइड्रेट आपने लेना है। रिकमेंड का क्या मतलब होता है? रिकमेंड का मतलब होता है कि जो एक चीज़ आपको बता दी जाए, ठीक है, रिकमेंड कर दी जाए। सिफारिश के लिए वैसे तो ये लफ्ज़ यूज़ होता है, लेकिन डाइटरी इंटेक जो है वो आपको बता दिया जाएगा कि आपको इतना लेना है, ठीक है। रिकमेंड कर दिया जाएगा कि एवरेज आपने जो है वो इतना लेना है और वो इतना होगा कि आपकी सारी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप उतना डाइटरी इंटेक लेंगे ना तो आपकी क्या होगा कि सारी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी,
ठीक है, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि दैट इज़ सफिशेंट टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर हम उस डाइटरी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के मुताबिक अगर हम अपना डाइटरी इनटेक लेंगे तो इसका मतलब ये है कि 97 से 98% तक हमारी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। अब वो हेल्दी इंडिविजुअल्स की, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर लाइफ स्टेज एंड जेंडर ग्रुप, यानी कि जेंडर मेल्स के लिए अलग होंगी, फीमेल्स के लिए अलग होंगी, ठीक है। लाइफ स्टेज का मतलब है कि वो कौन सी स्टेज पर है, वो अडल्ट है, वो बच्चा चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, अडल्ट है, या वो ओल्ड एज में है, ठीक है। तो एक ऐसी वैल्यू जो कि हमें बता दी जाए कि ये एवरेज डेली डाइटरी इनटेक है, इनटेक लेवल है, ये हम लेंगे तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसे कहा जाता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या RDA, ठीक है। अब दूसरे टर्म है हमारे पास एडिक्वेट इनटेक। एडिक्वेट इनटेक वहाँ यूज़ होती है जब हमारे पास अगर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस किसी फूड की, किसी न्यूट्रिएंट की, जैसे फाइबर है या कोई और न्यूट्रिएंट है, अगर किसी की हमें रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस नहीं पता, ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है, उसका एडिक्वेट इनटेक बताया जाता है। एडिक्वेट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इनटेक मतलब लेना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना लेना है। तो ये क्या लिखा हुआ है कि एडिक्वेट इनटेक इज़ द रिकमेंडेड एवरेज डेली इनटेक लेवल, ठीक है। रिकमेंड किया जाता है कि आपको डेली इतना लेना है। अब वो रिकमेंड किस बेस पे किया गया, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई वो रिकमेंड किस बेस पे किया गया है। वो रिकमेंड ऑब्जर्वेशन की गई, एक पॉपुलेशन पे ऑब्जर्वेशन की गई और उसके जो है वो कुछ ना कुछ अप्रोचेस, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है वो अप्रोचेस वहाँ से बिल्ड की गई कि अगर कोई एक पॉपुलेशन है उस पर अगर हम ऑब्जर्वेशन करें और उसको उतनी डाइट दे रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे हमें ये मतलब कि उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस से हमें पता चल गया कि हाँ ये हेल्दी पर्सन्स हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि हमारे पास एक हेल्दी ग्रुप है पीपल का, ठीक है, एक जो है वो हेल्दी ग्रुप है, उसमें सारे हेल्दी पीपल्स हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता RDA किसी भी न्यूट्रिएंट का, हमें RDA नहीं पता, हम देखेंगे वो क्या खा रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हो गई, हम देख रहे हैं ना कि वो क्या खा रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन हो गई। फिर हमने ये कैलकुलेट किया कि भाई वो जो खा रहे हैं वो वाकई में वो जो खा रहे हैं और वो जो डाइट ले रहे हैं क्या वाकई में वो उनकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जब हमने देखा तो हमें पता चला हाँ ये तो करता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन की बेस पर हमने उन ग्रुप्स ऑफ पीपल को देखकर एक प्रिडिक्ट कर दी वैल्यू कि एडिक्वेट इनटेक किसी भी न्यूट्रिएंट का जिसका RDA हमें नहीं मालूम, तो हमने कह दिया कि इसका AI या एडिक्वेट इनटेक कितना है और हर जो है वो बंदा वो इतनी अमाउंट में इस चीज़ को ले तो वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिकमेंडेड एवरेज डेली इनटेक है। RDA और एडिक्वेट इनटेक में क्या डिफरेंस आया, RDA तो हमारे पास रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस था, ठीक है, जो कि हम अगर लेंगे तो हमारी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। लेकिन AI क्या है, वो भी रिकमेंडेड एवरेज डेली इनटेक है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस करता है, ठीक है। इसको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे इसको रिकमेंड किया गया है, ये याद रखना है, ठीक है। अब टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल, आप पहले इस लफ्ज़ को समझें। टॉलरेबल का मतलब होता है बर्दाश्त, ठीक है, अपर का मतलब है ज़्यादा, इनटेक लेवल जो हम ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि बर्दाश्त से ज़्यादा लेना, ठीक है, या बर्दाश्त की हद तक लेना। जब हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उतना ही खाएंगे ना, या खाते चले जाएंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को हम उतना ही खाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से है कि अपर इनटेक लेवल हमारे पास एक्चुअली एक ऐसा मैक्सिमम अमाउंट है कि मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर है विटामिन्स का और मिनरल्स का, ठीक है। इतना मैक्सिमम अमाउंट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इतने विटामिन्स और इतने मिनरल्स जो है वो ले सकते हैं। और जब अगर हम इतने विटामिन्स और इतने मिनरल्स लेंगे तो हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा हमारी बॉडी पर, ठीक है। उसको कहते हैं टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल, कि इतना इनटेक लेवल है कि जो बर्दाश्त हो सकता है, ठीक है, जो बर्दाश्त हो सकता है। लेकिन अगर हमने उस बर्दाश्त की हद से भी ज़्यादा अगर हमने विटामिन्स और मिनरल्स ले लिए तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और एक और बात कि ये जो अपर इनटेक लेवल है ये सिर्फ़ और सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स के लिए ही होता है,
क्यों वाइटामिन और मिनरल्स के लिए होता है? क्योंकि वाइटामिन और मिनरल्स को अगर हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा कि हाइपर टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, अगर मिनरल कैल्शियम अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेक लोगे तो किडनी स्टोन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनका एक लेवल रख दिया गया है कि बर्दाश्त की हद इतनी है तो आपने इतने ही वाइटामिन्स लेने हैं, आपने इतने ही मिनरल्स लेने हैं। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा एक्सीड किया, अगर इससे ज़्यादा आपने हद से ज़्यादा अगर वाइटामिन्स और मिनरल्स ले लिए, देन इट विल लीड्स टू हाइपर टॉक्सिसिटी। ठीक है, और हाइपर कैल्सीमिया, जो कि मिनरल्स अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है वाइटामिन्स की वजह से, ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल सिर्फ 2 न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है, वो है वाइटामिन्स और मिनरल्स, ये याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इनकी हमने अमाउंट ज़्यादा ले ली है, बहुत ज़्यादा ले ली है, तो फिर क्या होगा कि टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, रिमूव होने के बजाय, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के बजाय क्या हो जाते हैं? टॉक्सिक हो जाते हैं। अब एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट क्या है? एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट एक्चुअली हमारे पास, अब जैसे कि हमने कहा, ठीक है, हमें जो है वो किसी भी पॉपुलेशन का देखना है। एस्टिमेटेड का क्या मतलब होता है? एस्टिमेट कि हमने एक प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है, कि एवरेज रिक्वायरमेंट कितनी है। तो estimated average requirement is the intake level for a nutrient at which the needs of 50% of the population will be met, that is of a specific age group, sex and lifestyle। ठीक है, estimated average requirement हमारे पास एक्चुअली intake level है न्यूट्रिएंट का। न्यूट्रिएंट का इंटेक लेवल है कि जहाँ पर 50%, अब जैसे कि एक पॉपुलेशन है, अगर 20 ईयर्स की एज अडल्ट की पॉपुलेशन अगर हम देख लें, जिसमें सारे टीनेजर्स को देख लेते हैं। ठीक है, एक पॉपुलेशन हमारे पास है, उस पॉपुलेशन में वो पॉपुलेशन हमारे पास है। ठीक है, तो उस पॉपुलेशन की जो 50%, अब जाहिर सी बात है वो पॉपुलेशन है तो उसकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट भी होगी, बहुत सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको। भाई उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसको फैट चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको फाइबर चाहिए, उसको वाइटामिन चाहिए, उसको मिनरल्स चाहिए। ठीक है, तो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है? एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट हमारे पास वो न्यूट्रिएंट का लेवल है जहाँ पर, अब ये जो मैंने बताई ना पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पॉपुलेशन की 50% रिक्वायरमेंट्स जहाँ पूरी हो जाएं, ठीक है, 50% रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी होती हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये उसका एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये किसी भी पॉपुलेशन का एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट क्या होता है? जब उनकी 50% रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, उसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। और ये हम क्यों, ये हम इसलिए वैल्यू को, इस वैल्यू को हम इसलिए ये कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अभी तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, कैलकुलेशंस की तरफ हम नहीं जा रहे। ये वैल्यू इसलिए कैलकुलेट की जाती है ताकि हमें पता चले कि जो एक पॉपुलेशन है उसमें किन किन चीज़ों की कमी है। ठीक है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही? अगर उसकी रिक्वायरमेंट, अगर उसकी 50% रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इसका मतलब ये कि ठीक है, अब हमें मज़ीद जो है वो उसकी मज़ीद प्लानिंग करनी है। लेकिन अगर किसी पॉपुलेशन की 50% रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब ये कि वहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पर लोगों को सही तरह से ग़िज़ा नहीं मिल रही। जब ग़िज़ा नहीं मिल रही तो वो माल न्यूट्रिशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, उनको सही तरह से ग़िज़ा नहीं मिल रही, तो ये देखने के लिए एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट देखी जाती है। ठीक है, अब हमारे पास 4 डेफिनेशंस आ गई। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या थी? जो कि रिकमेंडेड एवरेज डेली इनटेक लेवल हमें बताता था कि अगर आप इतना लेंगे तो आपकी सारी तकरीबन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। एडिक्वेट इनटेक भी सेम वही चीज़ है, लेकिन ये उन न्यूट्रिएंट के लिए इस्तेमाल होता है जिनके लिए आरडीए कैलकुलेट नहीं हुआ। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन की बेस पर और ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस की बेस पर इस वैल्यू को डिटरमिन किया जाता है। किसको? एडिक्वेट इनटेक को। तीसरी हमारे पास है टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल, यानी कि बर्दाश्त कितना है।
कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं। तो विटामिन्स और मिनरल्स के लिए ये यूज़ होता है, क्योंकि अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स को ज़्यादा, हद से ज़्यादा ले लेंगे तो फिर ये टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, ठीक है। और एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, ये किसी भी पॉपुलेशन की 50% रिक्वायरमेंट जहाँ पर पूरी हो जाए उसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, ये है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी 50% रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही, ठीक है, और उसकी एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई है, इसका मतलब ये कि वहाँ पर माल न्यूट्रिशन का डिसऑर्डर ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर सफिशेंट अमाउंट में हमारे पास जो ग़िज़ा है वो नहीं पहुँच रही, ठीक है। अब एक और टर्म है, वो है डेली वैल्यू। डेली वैल्यू जो है वो मेजरमेंट है जो हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स पर मौजूद होती है, और ये हमारे पास एक्चुअली एक ऐसा नंबर होता है जो हमें बताता है कि इस सप्लीमेंट में कितनी विटामिन्स और कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और डेली वैल्यू समटाइम्स जो है वो RDA के बिल्कुल सेम होती है। तो डेली वैल्यू अगर आप देखें तो आपको यहाँ डेली वैल्यू नज़र आएगी, ये डेली वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अगर कभी कोई घर में सप्लीमेंट्स वगैरह हो तो उनके बैग करके उनको देखें, आपको डेली वैल्यू मिल जाएगी। तो डेली वैल्यू एक्चुअली क्या है, अब ये देखो अमाउंट पर सर्विंग लिखा हुआ है कि एक टैबलेट लेंगे तो आपको उसमें क्या मिलेगा, कैलोरीज़ मिल रही हैं, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा लेकिन लेस देन 5 मिलीग्राम, ठीक है। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे लेकिन 5 ग्राम्स तक, शुगर्स कितने हैं, विटामिन्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और ऊपर जो है वो मेंशन है कि इट्स डेली वैल्यू, परसेंट डेली वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये हमारे पास हो गई कुछ टर्मिनोलॉजीज़। अब अगर हम देखें मेजर न्यूट्रिएंट्स को, तो मेजर न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ठीक है। ये 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। और इसके अलावा माइनर न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आते हैं, माइनर न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास ये मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह, ये सारे माइनर न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अच्छे से जानते हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव स्टडीड बायोकेमिस्ट्री। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, और मेजर सोर्स हैं ये किसकी, न्यूट्रिशन की। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेक्राइड यानी कि सिंगल शुगर होगा तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड अगर डबल होगा, ओलिगो इट मीन्स के फ्यू, ठीक है, पॉली मीन्स के मैनी यूनिट्स ऑफ शुगर, मैनी यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड की भी 2 टाइप्स हैं, होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरोपॉलीसेक्राइड। लेकिन हमें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री या मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से देखना है, ठीक है। अब अगर हम सोर्सेज देखें कार्बोहाइड्रेट्स की तो आप देख सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, वाटरमेलन, बनाना, लेंटिल्स, ऑरेंज, ब्राउन राइस, बेल पेपर्स, पोटैटोज़, बेरीज़, ओट्स, ये सारी जो है वो क्या हैं, ये हमारे पास सारी सोर्सेज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सोर्सेज हैं, ठीक है। ये तो कुछ लिमिटेड सोर्सेज यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन अब इन सोर्सेज में भी कुछ गुड सोर्सेज हैं और कुछ बैड सोर्सेज हैं। अब अगर आपको कह दिया जाए कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी कार्बोहाइड्रेट है तो आप तो खुश होकर सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट है, हम तो न्यूट्रिशन ले रहे हैं। नहीं, कार्बोहाइड्रेट उसमें है लेकिन उसमें बैड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसमें गुड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसमें बैड कार्बोहाइड्रेट है। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको कि गुड कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं और बैड कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं। तो ज़रा अपने मील पैटर्न को देखें पूरे दिन में कि आप क्या क्या चीज़ें ले रहे हो, और फिर देखो कि उसमें आप कितनी हद तक आप गुड कार्बोहाइड्रेट लेते हो और कौन सा, कितने लोग जो है वो बैड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ज़्यादा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं कि आपकी जो प्लेट है एक, ठीक है, उसमें हाफ़ प्लेट आपने फिल कर देनी है नॉन स्टार्ची वेजिटेबल से, ठीक है, जिसमें आ गई स्पिनच, कैरेट्स, लेटस, ग्रीन कैबेज, ये गोभी वगैरह, ठीक है, पालक और ये गाजर, ये सारी चीज़ें आ गई नॉन स्टार्च, इनमें स्टार्च मौजूद नहीं है, ठीक है। ये सारे वेजिटेबल्स से आप इनको फिल करें, ठीक है, इसमें आपको मिनरल्स भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जो 1/4 पोर्शन है वो आप प्रोटीन लें, और 1/4 जो पोर्शन है उसमें आप स्टार्ची वेजिटेबल्स लें। तो अगर आप इस तरह से अपनी प्लेट को फिल करते हैं देन यू डू हैव अ वेरी हेल्दी डाइट। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कार्बोहाइड्रेट को न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से देखते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास यहाँ पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स।
ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, अब ये जो फूड्स हैं, अब हम कैसे इनको सिलेक्ट करें कि कौन सा फूड हमारी बॉडी के लिए अच्छा है और कौन सा फूड हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स उन फूड्स को सिलेक्ट किया जाता है। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होता है उनको ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, उनको ज़्यादा हेल्दी समझा जाता है, ठीक है। अब ग्लाइसेमिक में ग्लाइसेमिक का लफ्ज़ जो है वो ग्लूकोज के को इंडिकेट कर रहा है, और इंडेक्स का लफ्ज़ जो है ये बताता है कि ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू है ये एक्चुअली हमारे पास रेशो है, ठीक है। रेशो किन चीज़ों का अब देखते हैं हम। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ द फूड आइटम टू रेज द ब्लड शुगर लेवल इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यानी कि फूड आइटम की एबिलिटी, अब जैसे कि मैंने आलू खाया या मैंने चावल खाए, अब उस फूड आइटम की एबिलिटी कि वो मेरी बॉडी में जाकर, मेरे ब्लड में जाकर किस हद तक ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कैसे मेजर किया जा सकता है, जैसे कि जो ब्लड ग्लूकोज है, टेस्ट फूड एक हमारे पास है, टेस्ट फूड यानी कि हमने किसी भी फूड को टेस्ट करना है, टेस्ट नहीं करना, टेस्ट करना है, ठीक है, उसका टेस्ट करना है। तो जैसे कि आलू है या कुछ और है, पालक है या गोभी है, ठीक है, आपने उसको ले लिया, आपको पता करना है कि ये हमारी बॉडी में जाकर, हमारे ब्लड में जाकर कितना ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो आपने उस फूड को लिया, उस फूड को लेने के बाद आपने क्या किया, जब वो 50 ग्राम ऑफ फूड, 100 ग्राम वो फूड लिया, ठीक है, 50 ग्राम जो है वो उसको खा लिया गया, उसके बाद क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज देखा गया, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया गया ब्लड ग्लूकोज जो रेफरेंस फूड को खाने के बाद जो ब्लड ग्लूकोज आता है उससे, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू हमें बताएगी कि ये क्या है, ये चीज़ है, ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्चुअली इन सिंपलर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारे पास इसलिए यूज़ होता है ताकि हम देख सकें कि ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज का रिस्पॉन्स हमारे ब्लड में किसी भी फूड का जो है वो रिस्पॉन्स ग्लूकोज के ऊपर क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ एक्चुअली हमें क्वालिटी बताता है कार्बोहाइड्रेट की। तो अब ये बात याद रखनी है कि वो फूड जो हमारे पास कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स देंगे वो हेल्दी माने जाएंगे, ठीक है, और जो वो ज़्यादा क्वालिटी वाले माने जाएंगे, और जो ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स देंगे वो कम क्वालिटी, उनकी जो है वो लो क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे, क्योंकि वो ग्लूकोज ज़्यादा बना रहे हैं। ग्लूकोज अगर वो हमारी ब्लड में ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब ये कि क्या होगा, डायबिटीज़ का चांस भी हो सकता है, ठीक है, इस वजह से। अब दूसरी बात क्या लिखी है कि वो ऐसे फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 95 से 100 तक है वो प्योर ग्लूकोज के तौर पर वो काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, ब्रेड, राइस। अब यहाँ पर अगर हम देखें ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, अब आप फूड को देखें कौन सा फूड है, वाटरमेलन है, ये जो है वो बन है, और ये कुकीज़ टाइप्स और फ्राइज़ वगैरह हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो 70 से 100 आ रहा है, ठीक है। बाकी अब आप देखते जाएं फूड्स का और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते जाएं। अब जो 0 से 10 है जिनका, और 10 से 30 है, 0 से 10 है वो बेस्ट फूड्स हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। 10 से 30 हैं, उनकी क्वालिटी इनसे थोड़ी कम है। 30 से 50 हैं, उनकी क्वालिटी उनसे थोड़ी कम है। 50 से 70 वालों की और थोड़ी क्वालिटी कम हो गई, और 70 से 100 वालों की तो बिल्कुल ही क्वालिटी क्या है, लो है, क्योंकि ये हमारी ब्लड में जाकर ज़्यादा ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड एक्चुअली 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। ग्लाइसेमिक लोड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी शामिल होता है फूड का, और साथ में हमारे पास जो हमने फूड लिया है, एक तो फूड है हमारे पास, ठीक है, लाइक वाटरमेलन है। अब वो वाटरमेलन हम खा रहे हैं, वो खाने के बाद हमारी ब्लड में जाकर एक तो ये चीज़ हो गई कि कितना ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, और फिर उसको कैलकुलेट करके हमने उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकाल लिया। एक तो ये चीज़ हो गई, ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखना है कि उस वाटरमेलन के अंदर बजाते खुद वाटरमेलन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कितना है,
ठीक है। अगर वाटरमेलन है, हमने उसको खाया तो खाने के बाद उसने ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ किया और फिर हमने उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काउंट किया, कैलकुलेट किया, ठीक है। लेकिन जब वाटरमेलन हमने नहीं खाया, वाटरमेलन हमारे सामने पड़ा है, तो आप उस वाटरमेलन में देखो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कितना है। ये तो मिल जाता है आपको, किसी भी बुक से, इंटरनेट वगैरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कहलाता है इसका ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड एक्चुअली हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को और उस फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है उसको, तो हमारे पास ग्लाइसेमिक लोड आ जाता है। जैसे कि अगर वाटरमेलन है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारे पास 72 है, ठीक है। लेकिन अगर वाटरमेलन को देखा जाए तो वाटरमेलन में वाटर ही ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है, तो जब उस वैल्यू को उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास वैल्यू आई 4। इसका मतलब कि ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है, ठीक है। ग्लाइसेमिक लोड हमारे पास वाटरमेलन का बहुत कम है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो उसका ग्लाइसेमिक लोड भी ज़्यादा हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड में कंफ्यूज नहीं होना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो ग्लूकोज का रिस्पॉन्स है जो हम जब फूड को ले रहे हैं, तो फूड को लेने के बाद हमारे ब्लड में जो है वो फूड कितना ग्लूकोज रिलीज़ करवाता है, ठीक है। और ग्लाइसेमिक लोड हम क्या देख रहे हैं कि जितना ग्लूकोज उसने रिलीज़ करवाया वो, और जितना कार्बोहाइड्रेट उस फूड के अंदर मौजूद है वो, उन दोनों को आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। फिर हमारे पास आया है ग्लाइसेमिक लोड, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो बस कुछ ही चीज़ें हैं। डाइट्री रेफरेंस इंटेक अगर हम कार्बोहाइड्रेट के लिए देखें तो वो 130 ग्राम DRI जो कार्बोहाइड्रेट के लिए, या RDA जो रिकमेंड की गई है, वो 130 ग्राम्स है, ठीक है। अडल्ट्स के लिए भी और चिल्ड्रंस के लिए भी। क्यों 130 ग्राम्स है? 130 ग्राम्स इसलिए है क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट है। 130 ग्राम जो है ये मिनिमम अमाउंट है, क्योंकि हमारे ब्रेन को कम से कम 130 ग्राम ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 130 ग्राम्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए ही चाहिए हमारे ब्रेन को, ठीक है। दैट इज़ नीडेड टू फ्यूल द ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन को फ्यूल करने के लिए हमें 130 ग्राम चाहिए, इसलिए 130 ग्राम जो है वो RDA रखा गया है। इसके अलावा अगर हम एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, जो हमारे पास एक एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, एक्चुअली ये उन न्यूट्रिएंट्स के लिए बनाई गई है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट माने जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो ये बताता है, AMDR ने ये शो किया कि हमारी जो कैलोरीज़ हैं तकरीबन 45 से 65% जो है वो हमारा जो हम डेली ले रहे हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं उसमें, ठीक है। अगर आप खुद भी देखा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर हम सब क्या ले रहे हैं, ज़्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट्स ही कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो बस इसे यहीं तक रखते हैं, ठीक है। देन विल कंटिन्यू इन फर्दर लेक्चर्स। ओके, थैंक यू सो मच।